नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब तीसरे चरण के तहत 25 मई को वोट डाले जाएंगे। दरअसल अनंतनाग राजौरी की जो लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट पर 7 मई को तीसरे चरण के तहत मतदान होना था, लेकिन इस मतदान को स्थगित कर दिया गया है। अब 25 मई को राजौरी अनंतनाग की जो सीट है उस पर वोट डाले जाएंगे। इस सीट की अगर बात करें तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मियां अल्ताफ उम्मीदवार बनाए गए हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जफर खान मिन्हास जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन एक अघोषित जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ बढ़ रही है। और दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल अनंतनाग राजौरी सीट के लिए अपने इंचार्ज और को इंचार्ज की घोषणा की और इस सूची में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है और ना ही कोई आधिकारिक तौर पर कोई अलायंस की घोषणा की गई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपने इंचार्ज और को इंचार्ज की घोषणा आखिर क्यों की। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी पवन शर्मा, ललित कयूरिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले पवन जी आपके पास जाऊंगा कि जब उम्मीदवार ही नहीं उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, कोई अलायंस की घोषणा भी नहीं हुई है आधिकारिक तौर पर, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सूची जारी की गई है अपने इंचार्ज और को इंचार्ज की, इसका आखिर मतलब क्या है? मतलब साफ है, एनडीए का कुंभा बढ़ाना है। अच्छा, अगर खुद अपना कैंडिडेट वहां पर नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ये जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें से किसी एक पार्टी को समर्थन देंगे। जितने भी इंचार्ज बनाए गए हैं, वो चाहे श्यामलाल शर्मा हो, सुरजीत सिंह सलाथिया हो, अरविंदर रैना हो, आरएस पठानिया हो, तमाम जो इनके नेता हैं जिनको इंचार्ज बनाया गया है, वो कश्मीर और राजौरी अनंतनाग में प्रचार करेंगे, सभाएं करेंगे और वोट मांगेंगे दूसरी पार्टी के लिए, क्योंकि अपना कैंडिडेट तीनों सीटों पर नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से राजौरी पुंछ के भीतर लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी को आप वोट डालिए, तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर के अंदर जो 2 सीटें होंगी वहाँ पर भी अपनी पार्टी को ही इनका जो है प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन एनडीए का कुंभा बढ़ाने के लिए मुझे लग रहा है कि आखिर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फर्स्ट चॉइस बन जाएगी। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट चॉइस बन जाएगी, क्योंकि जो समीकरण इन तीनों इलाकों में है, राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर इस समय जो फाइट है वो महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इन दोनों के बीच है। लेकिन तीसरा कैंडिडेट जो पहाड़ी समुदाय से है वो है जफर इकबाल मिन्हास, जो अपनी पार्टी का है। तो कहीं ना कहीं टक्कर तो कड़ी है, लेकिन फिर भी मैं ये मान रहा हूँ कि 2 बड़े उम्मीदवार हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को समर्थन दे रही है, घोषित जो आप अलायंस बता रहे हो वो उनके साथ अगर हो रहा है तो फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद वहाँ से निकल चुके हैं, वहाँ पर उनकी पार्टी का कोई और व्यक्ति आ गया है, जो एडवोकेट हैं वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब मुकाबला 3 जगह पे है। अब जो समीकरण इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, जिस तरह से रिजर्वेशन का मुद्दा था, एसटी और पहाड़ी, मैं आऊँगा उस पे आऊँगा मैं, रिजर्वेशन के मुद्दे पे, पहाड़ियों के मुद्दे पे। ललित जी आपसे सवाल ये है कि पवन जी कह रहे हैं कि एनडीए का कुंभा बढ़ाना चाहती है बीजेपी, तो फिर इसकी क्यों नहीं घोषणा? इसका ऐलान हो जाए, इसका भी है एनडीए का कुंभा। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर मैं बाद में बात करूंगा। उन्होंने एनडीए का कुंभा उसी वक्त तैयार कर लिया था जब श्यामलाल शर्मा जी को उन्होंने अपने में शामिल किया। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, ये नाम लूंगा जिनको इंचार्ज और को इंचार्ज, मैं इंचार्ज का नाम लूंगा, बड़े मेन नाम लूंगा। आपको बता दें कि 18 कॉन्स्टिट्यूंसी है इस सीट पर, अनंतनाग सीट पर 18 विधानसभाएं सीटें हैं और 18 विधानसभा सीटों पर ही बीजेपी ने अपने इंचार्ज बनाया। एनडीए सर कहते हैं बाकी एनडीए को मजबूत करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सुरजीत सिंह सलाथिया कहाँ से आए? एनसी से आए, इनको बनाया गया इंचार्ज। अब्दुल गनी कोहली जी शुरू से बीजेपी में, ठीक है, मंत्री रहे, ठीक है। श्यामलाल शर्मा कांग्रेस से आए, बलवंत सिंह मंकोटिया शहनाज गनी, आरएस पठानिया साहब ये कांग्रेस
कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस को काफी समय पहले छोड़ वो भी दिया। था, ठीक है। और मैं गनी जी का नाम नहीं है इसमें, डॉक्टर शहजाद का नहीं है ना? इसमें है नाम उनका, देखूं मैं। मैडम शहनाज गनी लिखा हुआ। हाँ, वो उनको बनाया गया, हाँ ठीक, वो भी हैं, उनको बनाया गया यहाँ पर उसका इंचार्ज। तो कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वो हिसाब है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है। रविंद्र राणा कह भी चुके हैं कि भैया बैट बॉल चलेगा, अगर बीजेपी नहीं अभी तो बैट कुछ बॉल। कोई बैट बॉल नहीं, ये ऊपर से आदेश आएगा कि ये पिच कौन सी है, क्या ये पिच गुगली वैसी मारनी है, है कि गुगली नहीं मारनी है, या फिर फ्लैट पिच है कि हम बैट बल्ले के साथ ही चलेंगे, सब गेंद और बल्ले के साथ चलेंगे, या फिर यहाँ पर हल चलाना है, क्योंकि क्या मालूम उपजाऊ पिच हो ये, ठीक है ना, उपजाऊ भूमि हो या बंजर हो, उपजाऊ करनी हो, उपजाऊ करनी क्या हो। पता हल चलानी हो या बैट वाला चलाना। क्योंकि लिखने के लिए कलम दवाल की जरूरत है, अब नहीं पड़ेगी शायद, नहीं पड़ेगी, कलम दवाल की जरूरत कम पड़ेगी। अब जो जमीन पर जुड़ेगा, जो जमीन देखिए, को उपजाऊ करना है तो हल, तो अगर पिच पे खेलना है, गुगली मारनी है, उसके लिए भी जमीन चाहिए, चलिए ठीक है। पवन जी, आपको ऐसा नहीं लगता नहीं, दूसरा ये है, अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनावों को स्थगित करवाने के लिए डिमांड इनकी होनी चाहिए थी, और ये कह रहे कि चुनाव स्थगित करवाएं, और चलिए मान भी लिया उन्होंने। और दूसरा ये है कि ये प्रचार किसके लिए करेंगे, और रविंद्र रैना जी के लिए सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ, उन्होंने अभी तक कितने चुनावों में वोट डाला होगा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, XMLC MLA, वो अपनी खुद की पार्टी कमल पर बटन नहीं दबा पाएंगे। हाँ, अब इसका काउंटर हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देखिए कितना दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी और क्या ना सोनिया गांधी ये कांग्रेस को वोट नहीं डाल पाएंगे। अरे भाई साहब, वो कांग्रेस को वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उनका प्री अलायंस है, वो इंडिया अलायंस के साथ उनका गठबंधन हुआ था, और उसी वक्त तय हो गया था कि हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं पवन जी से सवाल करता हूँ। पवन साहब देखिए, आप कह रहे हैं कि भैया एक कौन सी पिच पे खेलना है, हल चलानी है या बैट बल्ला चलाना है, तो ऐसे में जो बीजेपी का जो काडर है, कई सारे जो नेता हैं जो XMLC रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता थे, बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने पुंछ में, राजौरी में, अनंतनाग में, तो ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो लीडर हैं, उनमें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी? नहीं, इसमें कंफ्यूजन वाला जो इशू है आप उसको छोड़ दो। इसमें साफ है कि ये तैयारी है विधानसभा चुनावों की। आप एक सीट देख रहे हो लोकसभा की, उसके अंदर 18 विधानसभा आती हैं, उन 18 के लिए कैडर तैयार करना है। तो बीजेपी के पास अपना कैडर इस इलाके में नाममात्र था। अब अलायंस हो जाता है, जहाँ नए लोग जो वापस आए हैं पार्टी में, जैसे मुश्ताक बुखारी है, डॉक्टर शहनाज गनई है, या दूसरे और जो लोग आ रहे हैं उन इलाकों से, कश्मीर के भीतर भी ऐसी ही स्थिति है, तो ये उसकी तैयारी भी हो सकती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी की एक दूरदर्शी सोच है, इन्होंने उस अपनी जो सोच थी उसके हिसाब से ही ये निर्णय लिया कि हम इस सीट के ऊपर अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। लेकिन उसके साथ ही जो वोटर है राजौरी पुंछ का, जिस तरह से पहाड़ी स्टेटस देने के बाद जो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि हम भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, तो उनका कैंडिडेट तो है ही नहीं वहाँ पर। ये जो सोच बदली है ना, ये बदली 19 तारीख को जब पहले चरण का चुनाव था, उससे पहले यही सोच थी, उससे पहले पूरी तैयारी थी। वही तो कह रहा हूँ मैं। रविंद्र रैना काफी समय से इस सीट पर वो प्रचार कर रहे थे, लोगों के साथ वो और मुझे लगता है कि वो कैंडिडेट अच्छे हो सकते थे। और दूसरा सर, आप कह रहे हो ना कि असमंजस की स्थिति हो जाएगी, वो कैसे वोट मांगेंगे। देखिए, 4 नेता तो ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हैं इन चीजों में, कि भले अपन पार्टी से खुद की पार्टी को नकार दिया, फिर दूसरी पार्टी के लिए जिसके कड़े आलोचक हुआ करते थे, पानी पी पी कर कोसते थे भारतीय जनता पार्टी को, फिर उसके लिए वोट मांग रहे हैं, तो उनका तो कह सकते हैं कि वो तीसरी पार्टी के लिए मांग सकते हैं। श्यामलाल शर्मा जी, बलवंत सिंह मनकोटिया, सुरजीत सिंह सलाथिया, RS पठानिया, तो इनकी निष्ठा पर आप सवाल नहीं उठा सकते कि भाई साहब कि इनका जमीर जो है वो कहीं इनको झोंके तंग करेगा, या इनको एहसास दिलाएगा भाई साहब हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम किसी तीसरे पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये एक्सपर्ट है उन चीजों में। नहीं, आपका जो कहना है कि जो लोग पार्टी से इधर आगे हैं वो उनका जमीर की बात आप कर रहे हो, तो बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में, वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस को दरअसल ये लीडर हैं,
ये लीडर हैं और राजनीति में ये आम चीज हो गई है, इसके ऊपर आप कोई बहस नहीं कर सकते हो। आज मैं शाम को अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चल रहा हूँ तो कल को मुझे शाम को वो मेरी मीटिंग हो जाती है ऐसी, तो दूसरे दिन कहिए ना मौका कैंडिडेट भी कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। घोषित जो कैंडिडेट है वो भी भैया आज मैं टिकट अनाउंस आप देखिए ना, नॉमिनेशन उन्होंने किया हुआ है, लेकिन अगले दिन आप इंदौर का देख बीजेपी लीजिए, में शामिल हो रहे हैं। इंदौर का देख लीजिए, वही तो कह रहा हूं ना, कांग्रेस के कैंडिडेट ने नाम वापस लिया और बीजेपी में ज्वाइन हो गया। फिर ये आ जाए ना, राजनीति है। क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की नहीं है, नहीं ये राजनीति है, ये राजनीति की लड़ाई एक चीज है, कि हमें उसमें क्या कहते हैं जीत हासिल करनी है। अब हमें वॉशिंग मशीन का काम है। अच्छा एक चीज है, अभी क्योंकि चुनाव के लिए काफी दिन है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है, तो ऐसे में अभी काफी दिन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट कर दे कि भैया फलानी पार्टी को हमारे साथ अलायंस है। अनाउंसमेंट तो हो ही गई है। ऐसा नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अभी तो वहाँ पर official जो नहीं हुआ। प्रचार हो रहा है, वहाँ पर नौशहरा में एक रैली हुई है, रैली के अंदर कहा गया बीजेपी के नेताओं की ओर से कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट को मजबूत करिए। अब किसका क्या ऊपर से आदेश आना, पोस्टर लगाने हैं कि हम बिल्कुल, और ठीक है, ये कह रहे हैं कि अच्छा। अपनी पार्टी उनके लिए क्यों सूटेबल है। देखिए अल्ताफ बुखारी साहब की एक चीज़ तो याद करनी पड़ेगी और दाद भी देनी पड़ेगी कि 370 जब यहाँ पर हटा था, वाहिद ये ऐसा शख्स था, वाहिद ऐसे पॉलिटिशियन थे, और पार्टी भी नई बनाई थी। एक नया नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश की किया था कि 370 अब हट गया है, ये बरगलाने की बात है कि दोबारा से आएगा, अब उसे भूल जाइए। और हमें जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अब भारत के सरकार के साथ चलना है, केंद्र सरकार के साथ चलना है, और ये शुरू से होता है। और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम राष्ट्रवादी वालों के साथ हैं। पार्टी की सोच वालों के साथ है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कश्मीर में सजाद गनी लोन भी इलेक्शन लड़ रहा है। तो अपोजिशन पार्टियां यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सही कह रही है कि ए टीम, बी टीम, सी टीम। हाँ, गुलाम नबी आजाद ने कल कहा कि हमारी कोई टीम ये नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आजाद साहब ने कहा हमारी कोई टीम नहीं, हम लेकिन अकेले ये लड़ भी तो रहे हैं। ए टीम थी किसी जमाने में, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। ये भी तो टीम का हिस्सा रही है, ये भी तो उस टूर्नामेंट का एनसीपी तो एनडीए का हिस्सा वही तो मैं कह रहा हूँ, रही है, पीडीपी के साथ ये भी सरकार तो- बनी मैं है। वही तो कह रहा हूँ, ये भी तो 1998 सजाद गनी, सजाद लोन जो है वो ये भी तो भाई आपकी उस टूर्नामेंट के हिस्सा रहे हैं। 2014 में जो टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पर विधानसभा का, ये टूर्नामेंट ही कहेंगे ना, तो जब सरकार बनी थी तो ये भी तो उसके मेन वो थे। यानी कि जैसे आईपीएल में विदेशी खिलाड़ी और लोकल खिलाड़ी जब जुड़ते हैं तो ये भी एक समझता था कि हाँ जी, कॉन्फ्रेंस को भी तो उसी दूसरी पार्टियों अन्य की खिलाड़ियों की तरह शामिल करके एक मंत्री बनाया था। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ रही है कश्मीर घाटी की, लेकिन जो फोकस है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साध रहे हैं। पीडीपी अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साध रहे हैं। पीडीपी ने कल नौशहरा में रैली की है, महबूबा मुफ्ती ने रोड शो किया है अपना, और वहां पर उन्होंने खूब कोसा है बीजेपी को, एनसी को भी, क्योंकि एनसी के साथ एनडीए का हिस्सा तो है। और दोनों पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है कि वो NC पर ज्यादा गुस्सा क्यों इन्होंने दिखा? जेएनके में बीजेपी को लाया। दोनों पार्टियां सुनिए एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही हैं। एनसी अब कहानी ये है कि पीडीपी ये परेशान है कि हम अलायंस का हिस्सा थे, भाई साहब आपने अनंतनाग में अपना कैंडिडेट दे दिया। और तो और पीडीपी का और गुस्सा यही है कि जब हम इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, जब हमने जम्मू में कुर्बानी दे दी कांग्रेस के लिए, आप हमें एक सीट के लिए दे सकते। और एनसी अब पीडीपी को इसलिए कोस रही है कि ये अपने कैंडिडेट दोनों सीटों पे उतार कर बीजेपी को कहीं ना कहीं, यानी कि बीजेपी की समर्थक पार्टी है, मामला लद्दाख में भी फंसा हुआ है, मामला लद्दाख में फंस गया, वहां भी फंस गया है। कांग्रेस और एनसी ने बोला ज्वाइंट कैंडिडेट अच्छा, होगा। पहले एक लद्दाख के बाद में एक सवाल मेरा दोनों से ही है कि मतदान को स्थगित किया गया, 7 की बजाय अभी 25 मई को होगा, हाँ। तो ऐसे में क्या पार्टियों को नफा नुकसान होगा क्या? नहीं, आपको क्योंकि समय मिल गया। दोनों पार्टी समय मिल जाता है। आपको देखिए, समय मिल गया। रणनीति आपका- समझने की। देखिए अब जो प्रधानमंत्री, लेकिन नैन्सी भी कह रही है, पीडीपी भी कह रही है कि भाई जानबूझ के इलेक्शन को आगे किया गया। नहीं, वो मौसम के हिसाब से था भाई, आपका पूरे इलाके में आज का भी मौसम खराब बता रहे हैं। अगले 2 दिन अगर बर्फबारी होती है तो आप प्रचार नहीं कर पाओगे। देखिए मैं बार ये कह रहा इससे हूँ, कुछ मैं कह रहा हूँ, कोई फायदा नुकसान हुआ क्या देखिए, किसी को? फायदा नुकसान मैं इसलिए तो कह रहा आप हूँ, कुछ कह रहे हैं हमें भारतीय फायदा जनता- होगा, कुछ कह रहे हैं हमें नुकसान मैं होगा। इसलिए तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का वही हिसाब है, रविंद्र रैना जी का वही हिसाब है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि मौसम खराब, सब कुछ खराब, ये शिकायत इनको करनी चाहिए थी। वो दलील दे रहे हैं कि उमर साहब जो है वो 4 बार यहाँ पर आए और पार्टी का प्रचार नहीं कर पाए। तो ये स्थिति है जिसको देखिए, अब होता है कि जैसे जैसे चुनाव खत्म होने जाते हैं, यहाँ बीच में बढ़ता है, 2-3 फेस हो जाते हैं, तो फिर आपको दूसरी पार्टियों की रणनीति जो है वो समझ में आती है, आपके उनके भाषणों के जरिए समझ में आता है कि हाँ ये किसको टारगेट कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हमें भी उसी तरह की रणनीति। अब मैं लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो जब मतदान होगा उस दिन पता चलेगा, लेकिन इस सीट के ऊपर
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई उम्मीदवार वहां पर परफेक्ट होता तो वो रविंदर रैना था। क्योंकि जिस तरीके से उसने रजौरी पुंछ अनंतनाग में मेहनत की थी, उन्होंने जिस तरीके से कैडर को इकट्ठा किया था, वो डिजर्व करता था, उसको वहां पर कैंडिडेट होना चाहिए था। और मुझे लग रहा है अगर होते तो शायद बीजेपी की एक और सीट वहां बढ़ गड्डी जावे पुंछ साथ में मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लड़ाई देखिए, आज से 5-6 महीने पहले या 7 महीने पहले हमने एक खबर चलाई थी कि रविंदर रैना ने जिन लोगों को वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या और उनको दायित्व दिए थे, अशोक कोल जी ने उनको निरस्त कर दिया था। आज सुबह किए, शाम को उन्होंने हटा दिए। यहाँ पर रविंदर रैना जी ने नॉमिनेट किए हैं और अशोक कोल जी का किस तरह का कोई अभी तक वह नहीं आया, कोई नहीं आया। ठीक है, तो ये बताता है कि हाँ, यहाँ पर सारी गालियाँ सारा कुछ होगा। अगर वो आखते ना कि सारा एरिया का माँ कितने का है, वो चलिए स्यापा के अंदर वो सब इन्हीं पे थोपा जाएगा। चलिए, अनंतनाग सीट पे 7 की बजाय 25 मई को इलेक्शन होगा, लेकिन काफी वहां पर दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन जीतेगा। उसका जो पता है वो 4 जून और ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमीर क्या कहता है, क्या जमीर मारकर सब कुछ हो रहा है।